हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर आ गई हूँ आपसे मिलने और आज का मस्त वाला लेक्चर लेकर। और आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा जो क्लास 11th का चैप्टर स्टार्ट हुआ है, चैप्टर नंबर 6 पुष्पीय पादपों की शारीर और एनाटॉमी यानी कि, और उसका आज हम पढ़ने वाले हैं 05 यानी कि 5वां लेक्चर। चलिए, चैप्टर फ्लो आपको पता है क्या क्या हमें पढ़ना है, जिसको हमने डिस्कस कर ही लिया था। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो जटिल उत्तकों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होते हैं और इनके क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं जटिल उत्तकों की। जटिल नाम ही बता रहा होगा कि जटिल का मतलब सिंपल तो नहीं है। सिंपल नहीं है मतलब जटिल क्यों है? क्योंकि ये एक से ज्यादा प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सिंपल टिश्यू एक जैसी कोशिकाओं से बने थे, लेकिन ये 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कॉम्प्लेक्स होते हैं, समझने में हमें इन्हें दिक्कत होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी कि जटिल उत्तक। इनमें एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अर्थात इनकी प्रकृति विषमांगी होती है। क्या कह रहा है ये भाई? एक से अधिक प्रकार की, जो कि मैंने कहा कि मल्टीपल टाइप ऑफ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, और इसकी वजह से इनकी प्रकृति कैसी है? विषमांगी। विषमांगी एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। समांगी मतलब एक जैसे पदार्थों या एक जैसी कोशिकाओं से बना हुआ। विषमांगी जिसे हम हेट्रोजिनस भी कहते हैं। ठीक है, वो क्या है? वो ये है कि 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेटेरोजिनस। ठीक है, और एक होता है होमोजिनस, जो कि क्या होते हैं? सब एक जैसे होते हैं, तथा सभी कोशिकाएं मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करती है। अब देखो, ऊतक है तो ऊतक यानी कि टिश्यू तो हम कहते हैं उसको है, जिसमें सब सेल मिलकर एक जैसा कार्य करती है। तो सेल भले ही सब डिफरेंट है, लेकिन ये ऊतक है, इसीलिए इनको काम कैसे करना है भाई? एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी इकाई के रूप में यानी कि यूनिट के रूप में काम करती है। यह मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। पहली जो हमारे पास है वो है जाइलम, और दूसरी जो हमारे पास है वो है फ्लोएम। आपको ये पता ही है कि हम दूसरा वाला टाइप पढ़ रहे हैं टिश्यू का। पहले सरल उत्तक को खत्म कर चुके हैं, अब हम जटिल उत्तकों की तरफ आए हैं, जिसमें हमें 2 पढ़ने हैं, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जाइलम, यानी कि जिसको हम जाइलम कास्ट भी कहते हैं, दारू भी कहते हैं। ठीक है, दारू ये अलग वाला दारू है, उसको कहते हैं जाइलम, और वुड भी कहते हैं। जाइलम वुड भी कहते हैं, या जनरली वुड अगर आप बोलेंगे तो उसका मतलब ये क्या होगा कि आप जाइलम की बात कर रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जाइलम का नाम नेगेली, या कई जगह पे इसको नागेली भी लिखा होगा क्योंकि स्पेलिंग NA है, लेकिन जनरली आपको नेगेली मिलेगा। 1858 यानी कि 1858 में इन्होंने दिया था। यह जल का सहवन उत्तक है। सहवन का मतलब कंडक्शन। ठीक है, कंडक्ट करता है, यानी कि ये पानी को, जल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। ठीक है, यह क्या करेगा भाई? रूट्स जो हैं वो जल को अवशोषित करती है, ये तो हमें पता ही है। अब रूट से पूरे प्लांट में पानी की सप्लाई करना, उसको कंडक्ट करने का काम कौन करता है? जाइलम। और मैंने आपको ये बताया भी था, आप कैसे याद रखेंगे भाई? जाइलम में ज है तो ये किसका सहवन करता है, यानी किसको ले जाता है? जल को। ज से जाइलम, ज से जल, ये याद रख सकते हैं। इसका कार्य जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। जड़ से अवशोषित होगा खनिज लवण और जल, उसको पूरे प्लांट तक पहुंचाना। कास्ट को हेड्रोम, ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि जाइलम से जो कास्ट बनती है उसको हेड्रोम कहा जाता है। ये भी आपको चीज ध्यान में रखनी है। विकास के आधार पर यानी कि डेवलपमेंट के आधार पर जब जाइलम बनता है, उसका डेवलपमेंट होता है, वो बनेगा, विभाजित होगा, डिफरेंशिएशन यानी विभेदन होगा, परिपक्वन होगा। इस आधार पर यानी कि विकास के आधार पर जाइलम को प्राथमिक जाइलम यानी कि प्राइमरी जाइलम तथा द्वितीयक जाइलम जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी जाइलम में विभक्त किया जाता है।
ठीक है। जब जाइलम डेवलप होता है तो दो तरीके के जाइलम हमें मिलते हैं। एक होता है प्राइमरी जाइलम, जिसको जनरली प्राइमरी वाला, जिसको हम प्रोटोजाइलम भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। प्र से प्राइमरी, प्र से प्रोटो, इसको प्रोटोजाइलम भी कहते हैं। जब आप इसको ड्रॉ करेंगे तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम क्या होते हैं। जो पहले बनते हैं, मतलब जब तने का विकास हो रहा होगा तब भी, जब स्टेम बन रहा होगा तब भी तो भाई पादप जब से बनेगा तब से उसको जल एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। तो पहले पहले जब जाइलम विकसित होता है, जो पहली बार बनता है विकसित होने की दिशा में, उसको हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी या प्रोटोजाइलम कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि पौधों में द्वितीयक वृद्धि भी होती है, यानी कि तना जो है वो मोटा होता है, काष्ठ में बदलता है जब उसमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। तो द्वितीयक वृद्धि के समय फिर से एक नया जाइलम बनता है ना। इन जाइलम के बाद फिर एक जाइलम बनता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी जाइलम, और इसको जनरली हम मेटाजाइलम कहते हैं। जब आप ड्रॉ करेंगे इनके पिक्चर्स तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब स्टेम वगैरह के इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आप इसको ध्यान रखेंगे। जनरली प्रोटोजाइलम को हम छोटा बनाते हैं ऐसा, और मेटाजाइलम को बड़े बनाते हैं ऐसे, ठीक है। देखेंगे अभी आएंगे सबके। तो प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। ये जो है प्राइमरी जाइलम, एक और बात आप ध्यान रख सकते हैं अगर चाहे तो, प्राइमरी जाइलम जो है वो प्राक एधा से बनता है, प्रोकैम्बियम से। कल की क्लास में हमने बात की थी कि वही स्टार्टिंग में जाइलम और फ्लोएम के बीच में जो एधा बनती है उसको प्राक एधा यानी कि प्रोकैम्बियम कहते हैं। और जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो स्थायी उत्तक, जो कि हमारा क्या है, एधा है, जिसको हम कैम्बियम कहते हैं, वो फिर से क्या होने लग जाती है, डिवाइड होने लग जाती है, तो उसको हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं, ठीक है। तो ये प्राक एधा से बनता है, और ये कॉर्क या सवन एधा भी नाम लिखा हुआ था, सवन एधा से बनता है। इनके डिफरेंस आप ध्यान रखें, बहुत जगह पे कंपटीशन एग्जाम में काफ़ी जगहों पे आपको हेल्प करेंगे ये, कि इसका निर्माण प्राक एधा यानी कि प्रोकैम्बियम से होता है, और इसका कार्क एधा यानी कि जो हमारी वस्कुलर कैम्बियम है उससे होता है, ठीक है, सवन एधा से। मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। प्रो का मतलब पहले, मेटा का मतलब बाद में, मीनिंग उनका यही है। जाइलम में संगठन की दृष्टि से 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। संगठन का मतलब इनका कंपोजिशन, कि ये किस किस प्रकार की सेल से मिलकर बनी होती है, उसके आधार पर हमारे पास 4 प्रकार की जाइलम कोशिकाएं हैं। कौन कौन सी, जरा इनको पहचान ले। ये है वाहिनिकाएं यानी कि ट्रैकिट्स, उसके बाद आती हैं वेसल्स, जिनको हम ट्रैकिया भी कहते हैं, लेकिन ये ट्रैकिट्स और ट्रैकिया आपको बार बार कंफ्यूज करेगा, इसलिए मेरी माने तो आप सिर्फ वेसल्स याद रखें, ठीक है। लेकिन एक दिमाग में रखिए कि ट्रैकिया और ट्रैकिट्स दोनों अलग अलग हैं। काष्ठ मृदुतक, हालांकि बहुत सारी बुक्स ये लिखती ही नहीं है, क्योंकि वही ट्रैकिया फिर हम उसको वहां पे ले जाते हैं, है ना, गले में, इसीलिए काष्ठ मृदुतक यानी कि वुड पैरेन्काइमा, और उसके बाद हमारी पास आज आती है काष्ठ रेशे, जिसको हम वुड फाइबर्स कहते हैं। अब इन्हीं को, काष्ठ मृदुतक को आपको जाइलम पैरेन्काइमा भी लिखा हुआ मिल सकता है, यानी कि जाइलम मृदुतक, ठीक है। और इसी तरह आपको वुड फाइबर्स को जाइलम फाइबर्स यानी कि जाइलम रेशे भी लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जाइलम को काष्ठ भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अब आप ये नहीं कहेंगे कि हर जगह जहाँ पे भी लकड़ी आएगी वहाँ का मतलब जाइलम है। वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं इसको, क्योंकि जनरली जो लकड़ी आप यूज करते हैं प्लांट की, वो जाइलम ही होता है, ठीक है, जाइलम से ही बनी होती है जनरली, इसीलिए। अब बात करते हैं हम वाहिनिकाओं की, यानी कि ट्रैकिट्स की, ठीक है। ये स्पेशल है, कहीं
एग्जाम में आपके क्लास 11th में भी ट्रैकेट्स और वेसल्स में डिफरेंशिएशन पूछा जाता है। हम करेंगे जब इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे तब, या देख लेंगे अभी कर पाएंगे तो। हालांकि इसमें आपको मिलते जाएंगे डिफरेंस साथ साथ, तो आप नोट भी कर सकते हैं। वाहिनिकाएं मृत होती है, ठीक है, डेड है, ये निष्क्रिय है। इनमें जीव द्रव्य नहीं है, जीव द्रव्य नहीं है तो ऑब्वियसली डेड ही है, क्योंकि जीव द्रव्य तो है कोशिका की जान, एक्टिविटी, ठीक है। भित्ति लिग्निनकृत होती है, मतलब इनकी भित्तियों में भी क्या होता है, लिग्निन का जमाव हो जाता है, जैसे इसकी स्क्लेरेनकाइमा में हो रहा था, दृढ़ोत्तक में हो रहा था। कोशिकाओं के दाने दोनों सिरे नुकीले होते हैं तथा परस्पर अन्य वाहिकाओं के ऊपर नीचे की ओर फैले होते हैं। इनकी जो कोशिकाएं हैं वो कुछ ऐसी हैं, ऐसी, ठीक है, दोनों सिरे। और भी थोड़ा सा आप इसको चाहें तो ऐसे बना सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा, मुझे अभी अंदर कुछ बताना है इसलिए चौड़ा बनाया है, इतनी चौड़ी नहीं, इस टाइप की थोड़ी सी आप बना सकते हैं। ये कैसी होती है, दोनों सिरों से नुकीली होती है, लिग्निन का जमाव होता है, मतलब इनकी मेम्ब्रेन में लिग्निन यहाँ पे होगा, और लिग्निन इतना होता है कि इनकी बीच की कैविटी जो है वो कम हो जाती है। कैसे जुड़ी होती है, ये परस्पर अन्य वाहिकाओं के ऊपर नीचे जुड़ी होती है, मतलब जैसे कि एक ये है तो इससे दूसरी कैसे जुड़ी हुई रहेगी, ऐसे, तीसरी कैसे जुड़ी हुई रहेगी, यहां पे ऐसे, और भी ये चौथी ऐसे, ऐसे एक दूसरे से चिपक कर जुड़ी हुई रहती है, ठीक है। इनकी मेम्ब्रेन बीच में मैंने जगह बनाई है जस्ट आपको समझाने के लिए, आपस में ऐसे चिपकी रहेगी और नुकीली रहेंगी, इस तरह से ये संरचना बनाती है, फैली होती है। स्थूलित भित्तियों पर गर्त युग्म यानी कि पिट पेयर्स पाए जाते हैं, और इनमें एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि इनके जो गर्त होते हैं वो परिवेशित गर्त होते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं लिख रही हूं परिवेशित, परिवेशित गर्त, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉर्डर्ड, पिट। क्या होते हैं परिवेशित गर्त, गर्त का मतलब गड्ढा, ठीक है। इनके ऊपर ऐसे जो इनकी वॉल है, अब वो चारों तरफ की वॉल, हमारे सामने सिर्फ सामने की वॉल है इसलिए हम यही बना रहे हैं, ये एक नली की तरह है, ट्यूब की तरह है, आप खोखली है अंदर से जिसमें लिग्निन की लेयर जमी हुई है, तो ये सब जगह पे क्या होंगे, गर्त होते हैं। गर्त का मतलब गड्ढे, छेद बोल सकते हैं आप वैसे, कि इनकी कोशिकाओं में क्या होते हैं, छेद होते हैं। लेकिन ये गर्त किस प्रकार के हैं, नॉर्मल गर्त से डिफरेंट है। एक होते हैं सिंपल गर्त, सिंपल गर्त में क्या होता है कि ये एक मान लो सेल वॉल है, ठीक, और ये दूसरी सेल वॉल है इसी के साथ वाली, और बीच में देखो आपको पूरा स्पेस दिख रहा है, तो ऐसा वाला जो गर्त है ये सिंपल गर्त है। अंतर समझ लो बेटा, बहुत दिक्कतें आती हैं बाद में, कोई नहीं समझाता, फिर डायरेक्ट वर्ड आते हैं परिवेशित गर्त, ठीक है। अभी समझ लोगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, जीवन में सुखी रह जाओगे बायो लेने के बाद, ठीक है। तो ये परिवेशित, ये सिंपल गर्त है, यानी कि इसको हम बोलते हैं सरल गर्त। अब ये परिवेशित गर्त क्या होते हैं, परिवेशित गर्त में क्या होता है कि मान लो आपकी ये सेल वॉल है और ये दूसरी सेल वॉल है, ये सेल वॉल ऐसे गर्त के ऊपर उभर के आ जाती है, ऐसे, ऐसे, और अच्छे से बनाओ इसको, कहीं यहां पे देखो, ऐसे, इसमें और इसमें डिफरेंशिएट कर पा रहे हो कि ये वाला गड्ढा और ये वाला गड्ढा अलग है। इसका गड्ढा जो है यानी कि छेद जो है वो आपको बड़ा दिखेगा, जबकि इसका वाला जो है वो छोटा होता है, क्योंकि इसमें क्या, ये जो सेल वॉल है वो ऐसे कवर करके रहती है, सेकेंडरी सेल वॉल भी कहते हैं इसको, तो ये कवर करके रहती है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, परिवेशित गर्त बोलते हैं। तो इनमें ये परिवेशित गर्त पाए जाते हैं। और सबसे अधिक परिवेशित गर्त किस में पाए जाते हैं, तो आप लिखेंगे जिम्नोस्पर्म में।
और सबसे ज्यादा ये जो ट्रैकिड है यानी कि वाहिकाएं हैं ये जिम्नोस्पर्म में ही मिलती है। आगे आएगा तो आप पढ़ेंगे इसको कि जिम्नोस्पर्म में मिलती है, और परिवेशित गर्त भी सबसे अधिक जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं। ये बात आपको नोट कर ले, थोड़ी सी वही छोटी छोटी मगर मोटी बातों के अंतर्गत सभी सवनी पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, जितने भी आपके सवनी पौधे हैं जिसमें वस्कुलर बंडल्स हैं, जैसे कि आपके जिम्नोस्पर्म है, ठीक है, टेरिडोफाइट्स में कुछ कुछ होते हैं, एंजियोस्पर्म है, तो सब में ये आपको मिलेगी, लेकिन एंजियोस्पर्म में कम मिलती है। ठीक है, ये भी बता देती हूँ। वाहिकाओं में लिग्निन का स्थूलन भिन्न भिन्न प्रकार से पाया जाता है। मतलब ये लिग्निन जो इसके चारों तरफ आ रहा है, ये जो लिग्निन है इसके चारों तरफ जमा हो रहा है, ये अलग अलग तरीके से हो सकता है। अच्छा, एक और चीज, ये जो ट्रैकिड्स है ये एक दूसरे से ऐसे टच हुई है, इसी से आप डिफरेंशिएट करेंगे वेसल्स को। देखो, एक इनकी जो सेल्स है वो नुकीली है और एक कोशिकी है, यहाँ पे लिख दो भाई, एक कोशिकी, और एक दूसरे से टच होती है, और ये जो छेद बने हुए हैं इन्हीं के माध्यम से ये जल का परिवहन करती है, मतलब एक दूसरे को एक्सचेंज करती है। अकेली तो चल के जाएगी नहीं जल को वहन करने, पार्सली तो करेगी, इसको ये वाली ट्रैकेट्स उसको देगी, वो वाली ट्रैकेट्स उसको देगी, ऐसे। तो किससे एक्सचेंज होता है? ये जो यहाँ पे जो बने हुए हैं परिवेशित गर्त, इससे। इनके बीच की मेम्ब्रेन सही सलामत रहती है, बस इनमें जो गर्त है उनसे इनका क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, यानी कि एक्सचेंज होता है पानी का। ठीक है, ऐसे। और इनमें जो लिग्निन का जमाव है वो अलग अलग तरह से होता है, स्पाइरल हो सकता है, सर्कुलेट हो सकता है। ठीक है, जैसे एनुलर हो सकता है, सर्पिलाकार यानी कि स्पाइरल हो सकता है, सीढ़ी नुमा हो सकता है यानी कि स्क्लेरिफॉर्म हो सकता है, या जाल नुमा यानी कि रेटिकुलेट हो सकता है। भाई कैसे? ये मान लो, ये 2-3 मैं आपको ट्रैकेट्स बना देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, पहला बोल रहा है एन्युलर यानी वलयाकार। वलयाकार में सिंपल कुछ नहीं, यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे भी हो सकता है, ये स्पाइरल भी हो सकता है ऐसे। ठीक है, सीढ़ी नुमा भी हो सकता है, मतलब ये ऐसे। और क्या है भाई, जाली नुमा भी हो सकता है। जाली में कैसे जाली बन जाएगी, मतलब ऐसे कुछ डिपोजिशन हो गया कि इसमें ऐसी जालियां बन रही है। तो ऐसे लिग्निन का जमाव अलग अलग प्रकार से हो सकता है। ठीक है, टेरिडोफाइट्स व अधिकांश जिम्नोस्पर्म में केवल वाहिकाएं, या तो वाहिकाएं होंगी यानी कि ट्रैकेट्स ही होंगे, वेसल्स होंगे ही नहीं, या अधिक वाहिकाएं यानी कि अधिक मात्रा में ट्रैकेट्स पाए जाते हैं, जो कि मैंने अभी कहा कि जिम्नोस्पर्म में ट्रैकेट्स बहुत पाए जाते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म में कंपैरेटिवली कम होते हैं वाहिकाएं, व एंजियोस्पर्म में अपेक्षाकृत कम वाहिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वाहिकाएं। वो वाहिनिकाएं थी, ये वाहिकाएं हैं, वेसल्स। इंग्लिश वाला याद रखो तो सही रहेगा, क्योंकि देखो मैंने कैसे, अभी बताती हूँ मैंने कैसे याद कर रखा है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ये सभी जाइलम के मृत तत्व हैं, मतलब ये भी कैसी है, डेड है। वाहिकाएं वाहिका तत्व के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर व्यवस्थित व उनमें संलग्न यानी कि फ्यूज होने से निर्मित लंबी लंबी नलिकाओं के समान होती है। पहला डिफरेंस। ठीक है, वो कैसे संलग्नित हो रही थी आपको बताया था, देखो जरा इधर फिर से आ जाओ। वो कैसे हो रही थी, एक कोशिका अगर यहाँ पे है ट्रैकेड की यानी कि वाहिनिकाओं की, तो दूसरी यहाँ पे होगी, फिर तीसरी यहाँ पे होंगी, वो एक दूसरे से ऐसे चिपकी हुई थी। कनेक्टेड तो थी लेकिन इस तरह से कनेक्टेड थी। ये कैसे कनेक्टेड है, ये सिरों से सिरे कनेक्टेड है, और ये वैसी भी नहीं है, मतलब स्पिंडल शेप नुकीली भी नहीं है, ये नॉर्मल नलिका के समान है, ऐसे ट्यूब लाइक इनका शेप ऐसा है। अब ये एक वेसल है यानी कि वाहिका है, इससे दूसरी वेसल कैसे जमा होगी, इस तरह से, ये दूसरी वाली आ गई यहाँ पे ऐसे, फिर तीसरी वाली लगानी है तो ये लो तीसरी वाली। ये सिरों से सिरे जुड़े हुए हैं, वो ऐसे पास पास चिपकी हुई थी। ठीक है, और ये सिरों से सिरे जुड़े होते हैं, तो आप देख रहे हो एक लंबी नली के समान संरचना बना रही है। वो नली के समान नहीं बना रही थी, आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि वो नली बना रही है। ये देखो
कहाँ नली बना रही है, ये तो आसपास सटी हुई है, साइड बाय साइड जुड़ी हुई है ना, और परफोरेटेड तो है ही, और उन्हीं से ये आपस में एक्सचेंज कर रही है, क्योंकि फिर एक्सचेंज कैसे करेगी पानी का, तो ये इसलिए कर रही है। और परिवेशित गर्त है, ये लंबी नली के समान जुड़ी हुई है। इसीलिए देखो, मुझे वेसल्स, जब हम पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स की बात करते हैं, तो हम हमेशा ब्लड वेसल्स ऐसी ही बनाते हैं, ऐसी, इसलिए मुझे याद है कि वेसल्स जो है लंबी होती है। और लंबी कब होंगी, जब इसकी कोशिकाएं एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़ी होंगी। और ट्रैकिड्स, नाम ही अलग है, वेसल से कोई लेना देना ही नहीं है। ब्लड वेसल से आप वेसल याद कर लो कि वेसल लंबी होगी, यानी कि एक दूसरे से जुड़ी होगी, तो वाहिकाएं जो है वो एक दूसरे से जुड़ी होती है। ट्रैकिड्स एक दूसरे से कनेक्टेड तो होती है लेकिन जुड़ी हुई नहीं रहती, वो सिरे से सिरे जुड़ा होता है, और ये जुड़ जुड़ के एक लंबी संरचना बना देती है। और भी डिफरेंस है, इनमें जीव द्रव्य नहीं होता, मतलब ये क्या होंगी भाई, उसकी तरह मरी हुई। वाहिका तत्व के दोनों सिरों की भित्तियां छिद्रित होती है। एक और डिफरेंस, इसमें छिद्रण तल कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं भाई, छिद्रण तल। ये जो आप देख रहे हैं जहां से ये जुड़ी हुई है, ये जुड़ी हुई जगहों पे बहुत सारे छेद होते हैं, छेद ऐसे। हालांकि जब हम इनको बनाते हैं तो ऐसे नहीं बना के इस प्लेट को ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो आप कई बुक्स में ऐसा डायग्राम भी देख सकते हैं, पर आपको छेद बताने के लिए, और ये छेद नॉर्मल टाइप के छेद हैं। अब ये छेद बन जाने से इनके जो बीच की भित्ति है, क्योंकि ये सेल तो अलग अलग थी, भले जुड़ी हुई एक दूसरे से सिरे से थी, लेकिन जब ये छिद्रित हो जाती है तो इनके बीच में कम्युनिकेशन, मतलब एक्सचेंज बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। वो तो चिपकी हुई थी तो उनमें सिर्फ छेदों से होता है, यहाँ पे एक तो इनमें भी छेद होते हैं, इधर यहाँ तो छेद होते ही हैं, प्लस इनकी जो दोनों सिरों से जुड़ी हुई कनेक्शन है भित्ति, वहां पे भी छेद हो जाते हैं। और इस छेद होने की वजह से ये जो भित्ति बन रही है वो प्लेट लाइक भित्ति बन रही है, आपको दिख रही है प्लेट जैसी है। तो इस प्लेट लाइक भित्ति को हम क्या बोलते हैं, छिद्रण तल। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, परफोरेटेड। परफोरेटेड प्लेट। और इसकी वजह से ये बिल्कुल एक ट्यूब की तरह हो जाती है, मतलब आराम से आ रहा है, आराम से जा रहा है। जल वहन पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि कैसे ये काम करती है ना। थोड़ा सा आप 10th में ज़रूर पढ़ के आए होंगे इसको, जब आपने जाइलम में जल संवहन पढ़ा होगा। 10th को भी पढ़ाती हूँ मैं, तो मुझे पता है कि वहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो जल वहन होता है, तो ये इस तरह से छिद्रित हो जाती है, ठीक है, एक सिरे से दूसरे सिरे पर जुड़ के। गर्त कैसे हैं इसमें, सरल गर्त है। ये जो गर्त है वो कैसे हैं, सरल। इसमें भी है पिट साइड में। वाहिका तत्व छोटे या चौड़ी गुहिका वाली होती है। इनमें भी लिग्निन का जमाव है, लेकिन ट्रैकिड के डिफरेंशिएशन में इनमें लिग्निन बहुत कम होता है, और इसीलिए इनकी जो गुहा होती है, मतलब बीच में जो आपको गैप दिख रहा है वो बहुत ज्यादा है, चौड़ा है, ठीक है। इनकी जो गुहा है वो कैसी है, चौड़ी गुहिका है और छोटी है। सेल्स छोटी है लेकिन गुहिका कैसी है, चौड़ी है। उनमें तो लिग्निन भर जाता है, इसलिए बीच वाला गैप जो है वो बहुत कम हो जाता है। एक और डिफरेंस, ये सब डिफरेंस ही है, मैं बना के ही ऐसे लाई हूं कि आपको साथ में डिफरेंस भी याद हो जाए, ठीक है। याद रख लेंगे आप, वेसल मतलब कि ऐसी वेसल, मतलब ये आपस में जुड़ी हुई है, वो आपस में नहीं जुड़ी हुई, ठीक है। और ये जो है ये एंजियोस्पर्म में बहुत पाई जाती है, ट्रैकेट्स एंजियोस्पर्म में कम पाई जाती है, वेसल्स एंजियोस्पर्म में बहुत ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। जिम्नोस्पर्म में आपको कम मिलेगी, जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइटा में इनकी संख्या जो है वो कम होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं काष्ठ मृदुतक, ठीक, जिसको हम क्या कह रहे हैं, वुड पेरेन्काइमा या जाइलम पेरेन्काइमा, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ, आपको दोनों वर्ड मिल सकते हैं। ये जाइलम में उपस्थित मृदुतकीय कोशिकाएं होती है। पेरेन्काइमेटस सेल्स पड़ी थी, लेकिन हमने वहां गोल बनाई थी, ऐसी कैसे भी शेप की हो सकती है, नॉर्मल शेप, ऐसे लंबे शेप की भी हो सकती है, तो इसमें थोड़ी सी ये लंबी वाली पाई जाती है, ठीक है। नॉर्मल सेल्स जो जीवित व समव्यासी होती है। समव्यासी मतलब व्यास तो इनका भी, अगर ये है इसके पास ये दूसरी है, पर दोनों का डायामीटर सेम ही होगा, ठीक है। समव्यासी जीवित रहेंगी। अब एक और चीज जो आप याद रखेंगे, आपने अभी जाइलम में 4 प्रकार के पढ़ेंगे आप, जाइलम मृदुतक, जाइलम फाइबर,
जाइलम वाहिकाएं, जाइलम वाहिनिकाएं। इन चारों में सिर्फ जाइलम मृदुतक ही जीवित है, बाकी तीनों डेड है। ठीक है, तो याद करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। यही जीवित है, बाकी जो 3 हम पढ़ेंगे, 2 पढ़ चुके हैं, चौथा अभी पढ़ेंगे, ये जीवित है, बाकी सब मृत है, मृत कोशिकाएं। जाइलम में काष्ठ मृदुतक के अतिरिक्त सभी कोशिकाएं मृत होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी दिया है ताकि आपको याद रहे, मेरा कहा हुआ भूल भी जाओ लेकिन लिखा हुआ मत भूल जाना। कार्य, इनके कार्य क्या है, यानी कि काष्ठ के भोज्य पदार्थों का संग्रहण करती हैं। और भोज्य पदार्थों में क्या संग्रहित करेंगी, स्टार्च है, प्रोटीन है, कई बार इनमें लिग्निन तो है, टेनिन जैसे चीजें भी क्या हो जाती है, संघनित हो जाती है। और इसी वजह से जो आपने लकड़ियां देखी है वो बहुत प्रकार की है। कुछ लकड़ियां होती है खोखली होती है, बोलते हैं ये मजबूत लकड़ी नहीं है, जो सस्ती आती है। कुछ लकड़ियां जो होती है वो महंगी आती है, क्यों, क्योंकि उनमें ये टेनिन वेनिन जमा हो जाता है। टेनिन वेनिन जमा होने से सड़ती नहीं है, ये टेनिन जो है, रेजिन जो है, इनको सुरक्षा प्रदान करता है। और जिनमें टेनिन या रेनिन जमा नहीं होता वो सस्ती लकड़ियां होती है, वो कीड़ा लग जाता है, उन पर दीमक लग जाती है। तो ये डिपेंड करता है कैसी लकड़ी है, उसके हिसाब से। जल के संवहन में सहयोग, ठीक है, जल तो करना ही है, काम ही इनका, ये पूरे जाइलम का ही काम ये है, जल को इधर से उधर करना। तो ये तीनों मिलजुल के काम करती है ना, ऐसा नहीं कि यही जल का संवहन कर रही है। ट्रैकिट्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा और अभी हम जो फाइबर्स पढ़ेंगे वो तीनों मिल के काम करते हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना वाला हिसाब चलता है इनका। चलिए, कास्ट रेशे, जिसको हम वुड फाइबर्स या जाइलम स्क्लेरेन्काइमा भी कहते हैं। ठीक है, कास्ट में उपस्थित द्रढ़ोतक को ही कास्ट रेशे कहते हैं, यानी कि जाइलम फाइबर्स कहते हैं। कुछ नहीं, ये जनरल आपके फाइबर जैसे आपको दिखेंगे, पतले पतले इस तरह से, रेशे की तरह। कोशिकाएं मृत, लंबी, नुकीली, सिरे वाली तथा भित्तियों पर लिग्निन का जमाव होता है, इसमें गर्त पाए जाते हैं। ये भी सेम ही है, ठीक है, उसके जैसी, ट्रैकिट्स जैसी है। लेकिन ट्रैकिट्स और इनमें फर्क ये है कि थोड़ी ट्रैकिट्स की जो लिग्निन का जमा होता है वो ज़्यादा होता है, गर्त, परिवेशिक गर्त पाए जाते हैं, इनमें सिंपल वाले मिलेंगे। और लिग्निन का जो कंपोजिशन है वो भी ट्रैकिट जितना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी ऐसी है, रेशे है ऐसे नुकीले से, इनमें भी गर्त है लेकिन सिंपल वाले गर्त है और लिग्निन का जमाव भी है। और स्क्लेरेन्काइमा क्यों कह रहे हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि स्क्लेरेन्काइमा तो हमने है ना सरल तक में पढ़ा था, क्योंकि हम जब स्क्लेरेन्काइमा पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा था कि स्क्लेरेन्काइमा इन्हीं दृढ़ोतक में लिग्निन का जमा होता है और वो फाइबर जैसे होते हैं, रेशेदार होती है। तो ये भी रेशेदार है, इसमें भी लिग्निन का जमा है। तो हम एक तरह से ये बोल सकते हैं कि जाइलम में पाया जाने वाला स्क्लेरेन्काइमा है। ठीक, ये देखो, ये डायग्राम है, ये वाला तो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, सेम डायग्राम है। ये ट्रैकिट से आप देख रहे हो नुकीली है, बीच में आपको छेद तो दिख ही रहे हैं। ये जो है परिवेशित गर्त, जिसको हम बॉर्डर्ड पिट कहते हैं, वो है। और बीच में से ये कटा हुआ क्यों है, क्योंकि पूरी लंबी नहीं बनाई है इसने। ये दिखाना चाह रहा है कि एक जो कोशिका है वो दूसरे से ऐसे चिपकी हुई रहती है। ये वेसल है और बहुत सारी वेसल्स ऐसे कनेक्टेड हो जाएंगी तो ये ट्यूब बना लेगी। इसमें भी आपको पिट्ट मिलेंगे, लेकिन ये सिंपल वाले पिट्ट हैं, यानी कि सरल गर्त है। इनकी प्लेट आप देख रहे हो, ऐसे आपको छलनी जैसी लग रही है, इसी को हम परफोरेटेड प्लेट या छिद्रण प्लेट कहते हैं। ये नॉर्मल पैरेन्काइमा है, जाइलम पैरेन्काइमा, जो मैंने आपको बताया था। ऐसी भी हो सकती है सेल, गोल भी हो सकती है, एक जैसी दिख रही है। सबका डायामीटर जो है वो आपको एक जैसा दिखेगा। ठीक है, इनमें न्यूक्लियस होगा, एक एक न्यूक्लियस है जीव द्रव्य, क्योंकि ये जीवित है। ये सब तो मर गई है, इनका तो जीव द्रव्य भी खत्म हो गया, न्यूक्लियस भी खत्म हो गया। इसके पास न्यूक्लियस भी है और जीव द्रव्य है। क्यों? क्योंकि ये जीवित है। ये मृत हो गई, ये भी मृत है। और ये फाइबर्स इस वाले डायग्राम में दिखेंगे आपको, यहाँ पे नहीं थे इसलिए फिर ये वाला, ये वही वेसल है पर दूसरे तरीके से बना हुआ है। ये देखो, एक वेसल यहाँ पे बीच में आपको लाइन दिख रही होगी, ये एक वाहिका है, ये दूसरी है, और ये परफोरेटेड प्लेट है। ठीक है, ये आपका जो है ट्रैकिड है, जिसमें आपको छिद्र दिख रहे होंगे, और ये जो है आपका फाइबर है, जिसमें आपको लिग्निन का जमाव भी दिख रहा है। ठीक है, रेशे, जाइलम रेशे।
चलिए, आई होप आपको समझ आया। आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं, पर मेरी माने तो आप एक ये वाला बनाए और एक जो मैंने आपको बताए हैं एक दूसरे से कनेक्ट करके वैसा वाला भी बनाए तो ज्यादा बेटर है। पैरेन्काइमा का तो ये चल जाएगा। चलिए, तो इसी के साथ जो है हम आज का लेक्चर जो है एंड करते हैं और मिलेंगे अगले लेक्चर में फ्लोएम की कहानियों के साथ और कुछ नई जानकारियों के साथ।